नमस्कार, स्वागत है आपका मानव विज्ञान के क्लास में। और आज हम पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे, राज्य राजनीतिक प्रणाली और राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली के बीच अंतर। यह टॉपिक यूपीएससी, बीपीएससी और अदर पीसीएस परीक्षाओं में एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल के अंतर्गत काफ़ी पॉपुलर टॉपिक है, जिससे हमेशा साल दर साल प्रश्न पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाने की काफ़ी संभावना है। तो इस टॉपिक को हम एक बेहद महत्वपूर्ण टेक्निक के जरिए बताएंगे, जिससे इस टॉपिक को ना सिर्फ समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, बल्कि परीक्षा तक और एग्जाम हॉल में इसे पॉइंट वाइज याद रखना भी बिल्कुल आसान हो जाएगा, जिससे इस टॉपिक को आप आसानी से परीक्षा हॉल में लिखकर और एक प्रश्न के लिए जो निर्धारित 50 अंक बीपीएससी में रहते हैं या यूपीएससी में 20 से जो 30 अंक रहते हैं, उसको आप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। राज्य राजनीतिक प्रणाली और राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली दोनों के बीच सबसे पहला अंतर तो मैं अभी आपको बता दूं कि राज्य राजनीतिक प्रणाली जो है वह आधुनिक समाज की विशेषता है। आधुनिक समाज जहां राजतंत्र तो अब नहीं है, लोकतंत्र है और सरकारें होती है और सरकार द्वारा एक जो सिस्टम बनाया जाता है तो उसे राज्य राजनीतिक प्रणाली कहते हैं। परंतु जो जनजातीय क्षेत्र हैं, जो जंगली, पहाड़ी और दुर्गम इलाकों से घिरे होते हैं, तो वहां की जो राज्य व्यवस्था होती है, जो राजनीतिक प्रणाली होती है, उसे राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली कहा जाता है। अब ऐसा क्यों? तो आज के डेट में अगर देखें तो इस प्रकार के अध्ययन या दोनों के बीच अंतर स्थापित करना बहुत हद तक अप्रासंगिक हो जाता है। परंतु यह स्टडी उस समय की है जब जनजातीय सांस्कृतिक पृष्ठभूमि वाले कई सारे क्षेत्र जो हैं वो मुख्य शासन प्रणाली से या मुख्य जो सरकारें की सीमा है उसके अंतर्गत रहते हुए भी उससे थोड़ा सा अलग थलग रहता था। कुछ ऐसे देशों की भी बात करें जो कि 50-60 दशक के बाद अपनी आज़ादी को प्राप्त किए, तो वहां पर भी इस प्रकार की सरकारें नहीं हुआ करती थी। जो जनजातीय क्षेत्र थे, उन जनजातीय इलाकों में जनजातीय के जो प्रधान होते थे, जो उनके महत्व होते थे, प्रमुख होते थे, मुखिया होते थे या फिर उनके सरदार होते थे, उन्हीं का शासन होता था, परंतु वह स्टेट फॉर्म में नहीं होता था। तो ये उस समय की स्टडी है, जिसको आज के परिप्रेक्ष्य में भी हम पढ़ेंगे तो देखेंगे कि जो आधुनिक समाज है तो जनजातीय इलाके थोड़ा सा उसकी अपेक्षा कुछ अलग थलग रहते हैं और वहां पर जाने के बाद पूरा तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ जो राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली है उसकी विशेषता देखने को मिल जाएगी। तो आइए, राजनीतिक मानव शास्त्र का यह दूसरा भाग है, जिसके अंतर्गत राज्य राजनीतिक प्रणाली यानी स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम और राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली यानी स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम के बीच हम डिफरेंसेज को देखेंगे, उसके अंतर को हम स्थापित करेंगे। तो ये देखिए, जो फोटो में हमने लगाया है तस्वीर में, कुछ इस तरह के नदी, नाले और दुर्गम इलाकों से भरपूर राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली होते हैं। और यहाँ पर किस प्रकार से न्याय और कानून स्थापित किया जाता है और जनजातीय कानून की क्या विशेषताएं हैं, तो इस बारे में हमने राजनीतिक मानव विज्ञान का जो पहला भाग था, पहला जो क्लास था, उसमें संक्षिप्त चर्चा किया था। उस पर विस्तार से आगे भी हम चर्चा करेंगे। और किस तरह से देखे थे, जो आदिम विधि है, तो आदिम विधि में प्रथा, परंपराओं, धर्म, संस्कृति का अधिक महत्व होता है, आधुनिक कानून से बिल्कुल थोड़ा सा अलग होता है। तो आइए हम मुख्य टॉपिक पर पहुंचते हैं। राजनीतिक मानव शास्त्र के अंतर्गत राजनीतिक मानव शास्त्र का यह दूसरा टॉपिक है और इसके अंतर्गत आज हम पढ़ने जा रहे हैं राज्य राजनीतिक प्रणाली और राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली के बीच में अंतर क्या है। यानी हम देखेंगे डिफरेंसेज बिटवीन स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम एंड स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम। तो पहले ही जैसा कि मैंने बताया कि राज्य राजनीतिक प्रणाली यानी स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम ये आधुनिक समाज की विशेषता है और राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली यानी स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम ये सरल आदिम
जनजाति या फिर आदिवासी समाज की विशेषता है। तो दोनों को अंतर स्थापित करने के लिए और आपको बेहतर ढंग से समझाने के लिए, इस कंसेप्ट को क्लियर कराने के लिए हमने एक बहुत ही साइंटिफिक और टेक्निक से भरपूर एक सिनॉप्सिस तैयार किया है, जिसमें एक तरफ हमने रखा है राज्य राजनीतिक प्रणाली को और दूसरी तरफ रखा है राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली को, और बीच में हमने वैसे तथ्य और मापदंड को रखा है, यानी वैसे पैरामीटर्स को रखा है, वैसे पैरामीटर्स को रखा है जिसके आधार पर हम इन दोनों के बीच अंतर को स्थापित करेंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम और ये हो गया स्टेटलेस पॉलिटिकल सिस्टम। तो ये कुल मिलाकर 14-15 पैरामीटर्स हैं जिसके आधार पर हम राज्य राजनीतिक प्रणाली और राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे। ये कुछ पैरामीटर्स हैं। सबसे पहला जो पैरामीटर है उसको हम देखते हैं कि राज्य प्रभुसत्ता के आधार पर स्टेट सॉवरेनिटी। तो स्टेट सॉवरेनिटी के आधार पर देखें तो ये इधर राज्य राजनीतिक प्रणाली है, यानी स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में जो राज्य प्रभुसत्ता है वो विद्यमान होता है, यानी यहां पर दिखाई पड़ता है। ये राज्य प्रभुसत्ता किस रूप में रहता है? कहीं राजतंत्र के रूप में रह सकता है, हालांकि अब बहुत कम ही देश बचे हैं जहां पर राजतंत्र है, बाकी लगभग सारे देश में लोकतंत्र हो गया है। तो राजतंत्र लोकतंत्र के रूप में राज्य प्रभुसत्ता यहां पर विद्यमान है। और अगर इधर देखें राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली की तरफ, तो यहां पर राज्य प्रभुसत्ता वो अनुपस्थित है, यानी यहां पर नहीं है, क्योंकि यह एक जनजातीय इलाका है और ये जनजातीय इलाके किसी राज्य के सीमा में होते हुए भी ये बिल्कुल स्वतंत्र अपना राज्य करते हैं और इस पर किसी प्रकार की राज्य सत्ता कायम नहीं होती है। ये तब की बात है जब एंथ्रोपोलॉजिकल स्टडी है 1950, 60, 70 के दशक का। आज लगभग सभी ऐसे जनजातीय इलाके हैं जो किसी न किसी राज्य सत्ता के अंतर्गत आते हैं, परंतु अगर गौर से देखा जाए तो जो दुर्गम इलाके हैं, जो जनजातीय इलाके हैं, तो वहां पर अभी भी ठीक ढंग से जो राजकीय कानून है या राज्य प्रभुसत्ता का जो शासन प्रणाली है वो लागू नहीं हो पाता है। तो एक तरह से हम देखें तो राज्य राजनीतिक प्रणाली में हम राज्य प्रभुसत्ता विद्यमान देखते हैं और यहां पर राज्य प्रभुसत्ता अनुपस्थित हम देखते हैं। तो ये अंतर हुआ। अब दूसरा पैरामीटर्स को अगर ले लें तो दूसरा पैरामीटर्स के आधार पर देखते हैं जनसंख्या। तो जनसंख्या क्या है? तो जनसंख्या, चूंकि आधुनिक समाज जहां पर राज्य राजनीतिक प्रणाली पाया जाता है, तो ये लोग गांवों में रहते हैं, समतल मैदानी क्षेत्रों में रहते हैं, काफी बड़ी जनसंख्या नगरों में निवास करते हैं, तो यहां पर जनसंख्या काफी ज्यादा होता है और जनसंख्या सघन भी होता है। सघन मतलब पॉपुलेशन डेंसिटी काफी अधिक होता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर व्यक्तियों की संख्या, जो वहां निवास करने वाले मनुष्यों की संख्या है, वो काफी अधिक होता है। तो इस तरह से पॉपुलेशन डेंसिटी इधर सघन होता है और आबादी भी काफी ज्यादा होता है। जबकि अगर हम इधर देखें राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत, यानी जनजातीय समाजों में आधुनिक समाजों के से अलग आदिम एवं दुर्गम क्षेत्र में अगर देखें तो यहां पर जनसंख्या काफी कम होता है, क्योंकि ये पहाड़ों पर रहते हैं, दुर्गम जंगलों में रहते हैं, जहां जीवन लायक परिस्थितियां जो है वो उतनी अनुकूल नहीं होती है। तो इस कारण से यहां पर जनसंख्या काफी कम होता है और जनसंख्या विरल भी होता है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की संख्या, जो पॉपुलेशन डेंसिटी है, वो बहुत ही कम होता है। अब तीसरे पैरामीटर्स की बात करें, केंद्रीय व्यक्ति, सेंट्रल अथॉरिटी के रूप में अगर हम देखें तो यहां पर राज्य राजनीतिक प्रणाली यानी स्टेट पॉलिटिकल सिस्टम में हम देखते हैं कि यहां पर रहता है, यहां पर हम उपस्थित पाते हैं, यहां पर राज्य प्रभुसत्ता उपस्थित होता है, चाहे वो राजा के रूप में हो या फिर राष्ट्रपति के रूप में हो या फिर प्रधानमंत्री के रूप में हो, यानी किसी न किसी रूप में एक सेंट्रल जो व्यक्ति होता है वो उपस्थित होता है, जिनके आदेश को पूरे क्षेत्र के लोग मानते हैं
शासन का मुख्य कार्यभार रहता है इनके पास, तो इनका जो आदेश होता है वो पूरे क्षेत्र के लोग मानते हैं। परंतु अगर राज्य विहीन राजनीतिक व्यवस्था में देखें तो यहाँ पर सेंट्रल जो अथॉरिटी है वो लगभग अनुपस्थित होता है, और यहाँ पर अगर कोई प्रमुख व्यक्ति है भी, उनका भी तरीका काफी लोकतांत्रिक होता है। इनके आदेश को कोई मानता नहीं है। हाँ, विवादों के निपटारा में जो उनके मुखिया होते हैं जनजातीय इलाकों के, वो अवश्य भाग लेते हैं, परंतु जिस तरह से राजा, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या जो हमारा इसके द्वारा लागू किया गया योजना या कानून होता है जिसको सभी लोगों के लिए मानना अनिवार्य होता है और नहीं मानने पर फिर दंड भी दिया जा सकता है, तो उस प्रकार की चीजें यहीं इधर देखने को नहीं मिलती है, यानी यहां पर अनुपस्थित होता है कोई। जैसे उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, कुछ जनजातियों का लेते हैं, तो जैसे एस्किमो जनजाति, टुंड्रा प्रदेश में रहने वाला एस्किमो जनजाति। तो एस्किमो जनजाति में सभी व्यक्ति स्वतंत्र होता है, यहां कोई किसी प्रकार का तंत्र नहीं पाया जाता है। एस्किमो जनजाति में कोई भी किसी को ना तो आदेश दे सकता है और ना ही कोई किसी के आदेश को मानता है। यहां पर मुखिया का भी हम देखें तो प्रचलन नहीं के बराबर होता है। नातेदारी के लोग होते हैं, वही व्यवहारों का नियंत्रण करते हैं। तो एस्किमो जनजाति में कोई भी केंद्रीय व्यक्ति नहीं होते हैं जिनके आदेश की एस्किमो की जनजाति मानते हो। तो इस तरह से यहां देखें। फिर अगर उरांव जनजाति की बात करें तो उरांव जनजाति में हम पाते हैं कि यहां भी उरांव जनजाति के जो प्रधान होते हैं, तो प्रधान को महतो कहा जाता है। तो महतो भी लोगों से अपील कर सकता है, इनके आदेश को एक क्षेत्र तक माना जा सकता है। ऐसा नहीं है कि एक महतो है तो इसके आदेश को या इसके द्वारा जो भी जारी की गई है निर्देश, उसको पूरे क्षेत्र के लोग मानते हो, ऐसा नहीं हो। कई गांव मिलकर एक क्षेत्रीय संगठन परहा पंचायत का चुनाव करते हैं और उसके प्रधान को कहा जाता है परहा राजा। तो परहा राजा भी उसी क्षेत्र के 4, 5, 8, 10 गांव मिलकर जो परहा पंचायत बनता है, तो वहां पर यह आदेश दे सकता है, वहां उसका लागू हो सकता है आदेश। परंतु ऐसा नहीं है कि संपूर्ण उरांव जनजाति पर इसके आदेश को मानता हो, यानी यहां पर भी कोई सेंट्रल व्यक्ति नहीं होता है। अगर संथाल जनजाति की बात करें तो संथाल जनजाति का जो मुखिया होता है, जो गांव का प्रधान होता है, उसे मांझी कहा जाता है। मांझी गांव का प्रधान होता है और उसी प्रकार जो क्षेत्रीय प्रधान होता है उसे कहा जाता है परगनेट। परगना होता है और उसको परगनेट कहा जाता है। तो परगनेट भी उसी 10-20 गांव के अंतर्गत लोगों को आदेश दे सकता है या निर्देश जारी कर सकता है। पूरे संथाल के लोग इनके आदेश को नहीं मानेंगे क्योंकि परगनेट भी अलग अलग होते हैं। तो इस तरह से देखते हैं कि कोई भी केंद्रीय व्यक्ति जिस तरह से आधुनिक समाज में पाया जाता है तो उस तरह से जनजातीय इलाकों में नहीं पाया जाता है, यानी केंद्रीय व्यक्ति अनुपस्थित होता है। अब आइए चौथे पैरामीटर को देखते हैं, कानून, लॉ। तो लॉ को अगर हम देखें राज्य राजनीतिक प्रणाली की तरफ, तो यहां पर लिखित होता है, यानी रिटन फॉर्म में होता है और सब कुछ पहले से तय होता है। यहां पर उस देश का संविधान होता है जो देश का सर्वोच्च कानून होता है। फिर जैसे भारत की बात करें तो यहां पर आईपीसी है, सीआरपीसी है, सारा कुछ डिफाइन है किस प्रकार का अपराध करने के बाद कौन सी सजा दी जाएगी। जबकि अगर हम राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली की ओर देखें तो यहां पर कोई भी कानून लिखित नहीं होता है, बल्कि ये अलिखित होता है और ये प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति, इन्हीं सब चीजों पर निर्भर करता है। और ये मुख्यतः मौखिक रूप से ही प्रचलन में होता है कि कोई मौखिक आदेश दिया और उसी का लोग मानते हैं। और ये धर्म, प्रथा, परंपरा पर आधारित जो कानून होते हैं वो भी
मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में और एक लोगों से दूसरे लोगों में हस्तांतरित होता है। अब आइए पांचवें तथ्य को देखते हैं, पैरामीटर्स को, राजनीतिक शक्ति, पॉलिटिकल पावर। तो पॉलिटिकल पावर क्या होता है? तो यहां पर विशेषीकृत होता है। विशेषीकृत का अर्थ यह हुआ कि अगर राष्ट्रपति है तो राष्ट्रपति वो अपना काम करेगा, इसका नोटिफाइड वर्क है राष्ट्रपति का, राष्ट्रपति सिर्फ अपना ही काम करेगा। उसी प्रकार अगर प्रधानमंत्री है तो प्रधानमंत्री देश का संचालन करेगा। उसी प्रकार अगर जज है तो इसका काम है न्याय देना, फिर पुलिस है तो इसका काम है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना। तो इस तरह से प्रत्येक लोगों के पास विशेषीकृत ज्ञान होता है, विशेषीकृत अधिकार होते हैं, शक्तियां होते हैं और उस काम को करने में वे सक्षम होते हैं। तो यहां पर राजनीतिक शक्ति को देखें तो राजनीतिक शक्ति जो है विशेषीकृत यानी स्पेशलाइज्ड लोगों में बटा होता है। जबकि यहां पर हम देखें राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली की तरफ, तो यहां पर मिश्रित होता है। मिश्रित कहने का मतलब कि अगर कोई एक व्यक्ति है, मान लिया जाए महतो है, तो ये महतो क्या करता है? तो ये गांव का प्रधान भी होता है, ये पुरोहित भी होता है, ये पूजा पाठ भी करता है, ये गृहस्थ भी होता है, ये एक तरह से सरदार भी होता है, गांव पर किसी खतरे से निपटने के लिए ये सबसे आगे रहते हैं। तो एक तरह से यहां पर सारी जो राजनीतिक शक्ति वो मिश्रित रहता है, एक ही व्यक्ति में केंद्रित रहता है और कोई भी स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता है इनके पास, और ना ही कोई स्पेशलाइज्ड व्यक्ति होता है कि ये फलाना व्यक्ति फलाने कार्य को करेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब आइए छठे पैरामीटर्स को देखें, सार्वजनिक पदाधिकारी। सार्वजनिक पदाधिकारी पब्लिक फंक्शनरी। तो पब्लिक फंक्शनरी में देखें तो राज्य राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत न्यायाधीश होते हैं जो फैसला सुनाता है, पुलिस फैसला को सुनाने में यानी न्याय का प्रोसिक्यूशन करने में मदद करता है, फिर प्रशासन होता है, लोगों के लिए योजना बनाता है, उसके लिए व्यवस्था करता है, फिर सेना जो है देश की सीमा की सुरक्षा करता है। तो इस तरह से यहां पर कई प्रकार के सार्वजनिक पदाधिकारी होते हैं। परंतु राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत हम देखें तो यहां पर पीड़ित व्यक्ति यानी जिसके अधिकारों का हनन हुआ हो, जिस पर अत्याचार हुआ हो, जिसे पीड़ा पहुंचाया गया हो, तो वही पीड़ित व्यक्ति एक तरह से अपने जो उसके ऊपर जो अपराध हुआ है तो अपराधी से बदला लेता है और न्याय की स्थापना करता है। यानी ये पीड़ित व्यक्ति खुद जो है यानी एक तरह से ये सार्वजनिक पदाधिकारी ना होके यह व्यक्तिगत पदाधिकारी है। तो व्यक्तिगत पदाधिकारी के रूप में खुद बदला लेता है अपराधी से और न्याय को सुनिश्चित करता है। सातवें पैरामीटर्स को देखें तो साक्ष्य। तो साक्ष्य के रूप में अगर राज्य राजनीतिक प्रणाली में देखें तो यहां पर गवाह पेश किए जाते हैं साक्ष्य के रूप में, सबूत पेश किए जाते हैं, दस्तावेज पेश किए जाते हैं, फिर किसी व्यक्ति विशेष का फिंगरप्रिंट के जरिए, पॉलीग्राफी के जरिए, नार्को टेस्ट के जरिए, ब्रेन मैपिंग के जरिए ये सब सबूत इकट्ठा किया जाता है और इस सबूत के आधार पर फैसला सुनाया जाता है, न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। परंतु अगर हम राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली की तरफ देखें तो यहां पर कसम और अग्नि परीक्षा, सबूत के तौर पर यानी साक्ष्य के तौर पर कसम और अग्नि परीक्षा। कसम क्या है? तो अपने कोई परिजन के नाम से कसम खाइए, कोई धातु के नाम से कसम खाइए, या कोई पवित्र वस्तु के नाम से कसम खा सकते हैं, या फिर कुल देवता के नाम से कसम खाते हैं। तो यहां पर जब कोई विवाद होता है या किसी प्रकार का अपराध होता है तो जो संदेही है, जिस पर संदेह किया जा रहा है, उसे कसम खाने के लिए बोला जाता है। और आगे मामला बढ़ने से पहले ये बंदा जिसे कसम खाने के लिए कहा गया, अगर उसने अपराध किया है तो वो फिर स्वतः स्वीकार कर लेता है, क्योंकि ऐसा विश्वास होता है कि अगर हम किसी परिजन के नाम से कसम खाते हैं तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। अगर कोई धातु जैसे तांबा वगैरह पकड़ के कसम खाते हैं तो खुद बीमारी हो जाएगा, और कोई अगर पवित्र वस्तु का खाते हैं तो घर में क्लेश हो जाएगा, और अगर कुल देवता के नाम से अगर कसम खाते हैं तो कुल देवता तो भाई हमारा बिल्कुल सत्यानाश ही कर देगा। तो यही कारण है कि कसम बहुत बड़े साक्ष्य के रूप में पेश किया जाता है और कसम के जरिए न्याय को सुनिश्चित किया जाता है। उसी प्रकार अग्नि परीक्षा को देखें, अगर कसम के बाद आगे बढ़े तो लोगों को अपने अपराध के विरुद्ध दोष सिद्धि हेतु अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। अग्नि परीक्षा यानी आग पर चलकर अपना बेगुनाही को सबूत देना पड़ता है, या फिर
पानी में डूबकर कौन कितना देर तक पानी में डूबा रह सकता है, जो ज्यादा देर तक डूबा रहेगा तो वो दोष मुक्त होगा। फिर जो है इसको देखिए, तपता हुआ लोहा चाटकर या फिर नमक चाटकर, इस प्रकार से अग्नि परीक्षा देना पड़ता है। तो यहां साक्ष्य के रूप में कसम और अग्नि परीक्षा है। अब अगर सजा के रूप में देखें तो सजा क्या है, सजा यानी पनिशमेंट क्या है, नेक्स्ट पैरामीटर, ये 8वां पैरामीटर से हो जाएगा। तो सजा के रूप में अगर हम देखें तो यहां पर कैद होता है, उम्र कैद होता है, फांसी होता है, जुर्माना दिया जाता है। कैद भी 2 प्रकार के होते हैं, एक साधारण कारावास होता है और एक सश्रम कारावास। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राज्य राजनीतिक प्रणाली है तो वहां पर सजा बिल्कुल डिफाइंड है, कैद होगा, जुर्माना होगा, फांसी होगा या उम्र कैद होगा। परंतु अगर इधर राज्य विहीन की तरफ देखें तो यहां सबसे बड़ा जो दंड होता है वो होता है सामाजिक बहिष्कार। सामाजिक बहिष्कार एक बहुत बड़ा दंड होता है, क्योंकि ये जंगलों, पहाड़ों और विषम परिस्थितियों में जीवन जीते हैं और जीवन को सुचारू रूप से जीने के लिए समाज का सहयोग काफी आवश्यक होता है। समाज का सहयोग आवश्यक होता है, परिवार का आवश्यक होता है, मित्र का आवश्यक होता है और नातेदारी का सहयोग आवश्यक होता है। ऐसे में अगर किसी व्यक्ति का सोशली बाइकआउट किया जाए, समाज से उसको बहिष्कृत कर दिया जाए, तो वो व्यक्ति वहां उस विषम परिस्थितियों में कठोर जीवन जीने वाले ये मानव सुचारू रूप से जीवन नहीं जी पाएंगे और ये जीते जी ही मर जाएंगे। तो सामाजिक बहिष्कार सबसे बड़ा दंड होता है। उसके अतिरिक्त अगर हम देखें तो भोज देकर भी दंड दिया जाता है कि चलो ठीक है भाई, गलती किया है तो सारे लोगों को भोज दे दो, यही तुम्हारा दंड हो गया। फिर क्षतिपूर्ति दिया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया गया तो उसको कंपेंसेट के रूप में उसको क्षतिपूर्ति दिया जाता है। और फिर अगर कोई बिल्कुल नहीं बात मानने के लिए तैयार है, कोई अगर सभा में भी नहीं पहुंचा, पंचायत में भी नहीं पहुंचा, तो उसके ऊपर ये निर्देश दिया जाता है भगत के जरिए यानी महतों के जरिए कि जादू टोना कर दो, तो उसको अपने आप नुकसान होगा। तो इस तरह से सजा के रूप में यहां हम देखते हैं सामाजिक बहिष्कार, भोज, क्षतिपूर्ति, जादू टोना किया जाता है। अगर शक्तियों के प्रत्यायोजन की बात करें, शक्तियों का प्रत्यायोजन कहते किसको है, तो जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो जैसे अगर देश का देखें तो राष्ट्रपति होता है, तो राष्ट्रपति ही देश का संचालन करता है, परंतु राष्ट्रपति अकेला समस्त काम कर नहीं सकता है। इसीलिए क्या होता है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों को सहायता करने के लिए मंत्रिपरिषद होता है। मंत्रिपरिषद, इसका मुखिया पीएम होता है, पीएम के साथ और अन्य मंत्री होता है, और फिर इसके साथ जो ब्यूरोक्रेसी है, इसका एक लंबा चौड़ा सेटअप होता है, एक बड़ा सेटअप होता है। तो राष्ट्रपति का ये जो पावर है, देश का जो संविधान से इनको जो पावर मिला है, तो राष्ट्रपति फिर मंत्रिपरिषद को देता है। मंत्रिपरिषद से पीएम, मंत्री और ब्यूरोक्रेसी में टॉप लेवल के जो आईएएस हैं, आईएएस से लेकर नीचे चपरासी तक जो पावर मिलता है किसी कार्य को करने के लिए, तो ये कार्य कैसे मिलता है, तो ये शक्तियों का प्रत्यायोजन के माध्यम से मिलता है, यानी शक्तियों का बंटवारा होता है ऊपर से नीचे की ओर। तो अगर इधर देखें राज्य राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत, तो यहां पर शक्तियों का प्रत्यायोजन होता है, यानी यहां पर राष्ट्रपति से लेके नीचे चपरासी तक। अगर राज्य की बात करें तो राज्य में भी सबसे बड़ा जो होता है वो राज्यपाल होता है, सारे काम राज्यपाल के नाम से होता है। फिर राज्यपाल का भी एक मंत्री, इनके राज्यपाल को कार्यों को सहायता देने के लिए एक मंत्री परिषद होता है, और इसके नीचे फिर सीएम होता है, फिर इसके नीचे स्टेट ब्यूरोक्रेसी होता है, और नीचे जहां तक। तो इस तरह शक्तियों का प्रत्यायोजन जो है, डेलीगेशन ऑफ पावर इधर होता है, परंतु इधर नहीं होता है। इधर इसलिए नहीं होता है कि मान लिया जाए इधर गांव का प्रधान है महतो, तो महतो ही सारे अकेले काम कर लेगा, ये फैसला सुना देगा, पूजा भी पाठ भी कर लेगा, और इसे किसी विशेष व्यक्ति का जरूरत, यानी ये जो पावर जो वेस्ट करता है महतो, ये किसी में बांटता नहीं है, ये इसके पास ही रहता है और यही सारे कार्य करता है। अगर फैसला सुनाना है खुद करेगा, या फिर पंचायत करना है, या गांव के विवादों को सुलझाना है, या किसी भी राजनीतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक कार्य करना है, तो ये महत्व स्वयं करेगा। ये शक्तियों का प्रत्यायोजन यानी डेलीगेशन ऑफ पावर नहीं करता है। अब आइए नेक्स्ट हम देखते हैं। नेक्स्ट पैरामीटर अगर देखें तो फिर है कानून का प्रकार। तो कानून का प्रकार ये आपका फैक्ट हो गया। और अगर राज्य की तरफ देखें तो यहां 2 प्रकार के कानून होते हैं, एक होते हैं दीवानी और दूसरा फौजदारी।
दीवानी कानून यानी सिविल लॉ, और ये हो गया क्रिमिनल लॉ। दो प्रकार के कानून होते हैं, और ये दोनों कानून को सुनने के लिए जज भी अलग अलग होते हैं। इधर सिविल जज होते हैं, इधर जो है क्रिमिनल जज होते हैं। और दो प्रकार के कानून होते हैं, जो संपत्ति से मामला है, संपत्ति और जमीन से जुड़ा हुआ मामला है, तो उसको हम दीवानी मामलों में रखते हैं, संपत्ति और जमीन। और जो हाइनियस क्राइम होते हैं, खास करके चोरी, डकैती, लूट, हत्या, बलात्कार, तो ये सब जो है फौजदारी मामलों में आते हैं। तो राज्य राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं कि यहाँ कानून का बंटवारा होता है, यानी दो भाग में बंटा होता है, परंतु यहाँ कोई भेद नहीं है। कारण क्या है? कारण क्या है कि जनजाति जो समाज होता है उसमें सामुदायिक भावना पाई जाती है, इसलिए संपत्ति की विशेष अवधारणा नहीं होती, यानी व्यक्तिगत संपत्ति यहाँ नहीं होता है। जमीन जो होता है उसमें झूम कृषि से वो खेती करते हैं, जमीन का कोई रुपया पैसा के अनुसार से वैल्यू नहीं होता है, यानी जमीन खरीद बिक्री की वस्तु होता ही नहीं है। वैसे भी हमारे देश में अंग्रेजों के आने के बाद ही जमीन को खरीद बिक्री योग्य बनाया गया। तो यहाँ पर जमीन और संपत्ति की अवधारणा नहीं होने के कारण जो दीवानी मामले है, तो दीवानी मामले लगभग नहीं के बराबर होते हैं। थोड़ा बहुत अगर मामला होता भी है तो नातेदारी और परिवार के लोगों द्वारा ही सुलटा दिया जाता है, या फिर उसी के बीच में इनके लिए कोई बहुत ज्यादा नहीं। हाँ, अब क्या होता है, तो यहाँ पर क्रिमिनल लॉ ज्यादा फेमस है, और क्रिमिनल लॉ का ही सुनवाई होता है। हत्या, बलात्कार, लूट, चोरी, डकैती, तो इस सब मामलों का जो ग्राम प्रधान, महतो या मांझी होते हैं वो देखते हैं, और उसके प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म, संस्कृति है, उसके अनुसार से वो अपना फैसला सुनाते हैं। अब 9वें पैरामीटर में चले आइए, व्यवहार का नियंत्रण, यानी बिहेवियर कंट्रोल कौन करता है। तो आधुनिक समाज को देखें, अगर राज्य राजनीतिक प्रणाली की ओर देखें तो पुलिस है। पुलिस के डर से भी हम लोग बहुत सारे कार्य नहीं करते हैं, अदालत से दंड मिलेगा इस कारण से जो कानून है, कानून का हम पालन करते हैं। सेना, मार्शल लॉ जब लगता है तो सेना के नियम को पालन करते हैं, या दूसरे देश के जो सेना है वो हर सीमा पर तैनात है सेना, इस कारण से उसके व्यवहार का कंट्रोल रहता है। जबकि अगर राज्यविहीन समाज में देखें तो नातेदारी ही हमारे बिहेवियर को कंट्रोल करता है। इसके अंतर्गत परिवार आ गया, समाज आ गया, तो ये हमारा बचपन से लालन पालन करता है और समाज में रहने योग्य बनाता है, ताकि हम समाज के नियमों को माने भली भांति प्रकार से। तो इस कारण से नातेदारी, और अगर हम गलती करते हैं तो दंड भी वो नातेदारी के ही लोग देते हैं। हमें सामाजिक बहिष्कृत किया जा सकता है, हमारे शरीर को मारपीट के चोट पहुंचाकर दंड दिया जा सकता है, या घर से बाहर निकाल दिया जा सकता है, ये सब दंड होता है। फिर अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो अर्थव्यवस्था, यहां पर अगर राज्य प्रणाली यानी आधुनिक समाज की बात करें तो यहां पर बचत होता है तो उससे लोग टैक्स देते हैं सरकार को, और टैक्स देने के कारण सरकार के पास वेतन देने की कैपेसिटी होती है, और इस वेतन से फिर क्या होते हैं कि अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त किए जाते हैं जो सारा व्यवस्था को देखता है। तो यहाँ पर बचत अर्थव्यवस्था होने के कारण ये सब संभव है। परंतु अगर जनजातीय इलाकों में देखें, जो राज्यविहीन राजनीतिक प्रणाली के अंतर्गत देखते हैं, तो यहाँ पर जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था होता है, यहाँ बचत बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, थोड़ा बहुत बचत होता है तो उसको अपनी जरूरत के लिए अन्य चीजों से, जो वाटर सिस्टम है, जो वस्तु विनिमय के माध्यम से लोग अपनी जरूरत की चीजों को अगल बगल के घरों से अदला बदली करते हैं, तो यहाँ पर बचत नहीं होता है। और ये बिल्कुल जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था, यही कारण है कि यहाँ कर भी नहीं दिया जा सकता है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अपना कार्य स्वयं करना पड़ता है। इवन की खेती, कृषि वगैरह में मजदूरी और मुद्रा का प्रचलन नहीं होने के कारण खेत में मजदूर को भी नहीं लगाया जा सकता है, नातेदारी के लोग ही मिलजुल कर काम को करते हैं। अगर उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें, ये नेक्स्ट पैरामीटर आ जाइए 10, ये 11 हो गया। तो उत्पादन को अगर हम देखें तो उत्पादन इधर जटिल होता है। जटिल इसलिए कि जो वस्तुओं का उत्पादन होता है वो कारखाना स्तर पर होता है, कारखाना में वस्तुओं का उत्पादन होता है, इसके लिए बड़ी बड़ी मशीनें लगती है, काफी सारे मजदूर लगते हैं, और इसमें इंजीनियर, टेक्नीशियन से लेके काफी दक्ष कारीगर लोग होते हैं, और वे कारखानों में माल को तैयार करते हैं। तो इस तरह से यहाँ जटिल। जबकि ये जो यहाँ पर अगर देखें, अगर राज्यविहीन प्रणाली में देखें तो यहाँ पर जो उत्पादन है वो काफी सरल है। सरल इसलिए क्योंकि कृषि कार्य करना है, और भी कृषि कार्य तो झूम कृषि करना है। तो झूम कृषि करने के लिए क्या है, सामान्य सा पेड़, जो जंगल काटना है, साफ करना है, फिर खेत बनाना है, उसको जोतना है और उसमें बीज बोना है, और समय समय पर निराई गुड़ाई करना है, सिंचाई करना है, और फिर फसल के पक जाने के बाद उसको काट लेना है। तो ये जो सामान्य जानकारी है
ये सभी के पास होता है, यानी किसी के पास कोई स्पेशलाइज्ड नॉलेज नहीं होता है, लेकिन इतना जो काम है वो हर जनजाति मनुष्य के पास इतनी जानकारी होती है, तो यहां पर उत्पादन काफी सरल है। परंतु अगर विनिमय को देखें नेक्स्ट पैरामीटर में, तो विनिमय जो है ये काफी जो है अलग हो जाता है, ये जस्ट उल्टा हो जाता है। यानी इधर विनिमय काफी सरल होता है। सरल क्यों होता है? क्योंकि यहां मुद्रा है, तो मुद्रा के माध्यम से अगर हमें साबुन खरीदना है तो साबुन खरीदना है तो मुद्रा है, बाजार भी है, हमें पता है कि उस दुकान में जाके मिलेगा शॉप, 10 रुपया का शॉप हम खरीद सकते हैं, वहां जाके मुद्रा भी है, बाजार भी है, निर्धारित स्थान पता है कि कहाँ हमें साबुन मिलेगा और किस लिए मिलेगा, तो हमारे पास मुद्रा है। परंतु अगर हम इधर देखें तो इधर काफी जटिल है। अगर किसी व्यक्ति के पास मान लिया चावल है तो और इसको चाहिए सब्जी, तो सब्जी चाहिए, तो सब्जी अब ऐसे व्यक्ति को इसे तलाश करना होगा जिनके पास चावल की जरूरत हो परंतु उनके पास सब्जी हो, तो ये तलाश करना बहुत मुश्किल है। ऐसे में लोग क्या करते हैं, चूंकि बाजार भी नहीं है, जो कि बाजार के में जाके ये अपना चावल दे के और सब्जी ले लेगा, और चूंकि मुद्रा भी नहीं है, मुद्रा नहीं के कारण इसको अदला बदली करना है, तो चावल देने के लिए फिर जो घूमेगा गांव या फिर जो साप्ताहिक या द्विसाप्ताहिक जनजातीय बाजार होते हैं, जनजातीय बाजार में ये जाकर अपने सामानों को वैसे व्यक्ति को तलाशेगा जिनके पास उनकी जरूरत की चीजें हो और दोनों आपस में अदला बदली करेगा। तो ये यहाँ पर क्या है कि विनिमय काफी जटिल है। फिर आप नेक्स्ट देखें तो बचत और खपत, 13 नहीं 15 है होगा, नंबरिंग कुछ गलत हो गया है कि टोटल मैंने 15 बनाया था। तो ये बचत एवं खपत, तो यहां पर क्या होता है कि उत्पादन इसलिए ही किया जाता है, उत्पादन इसलिए किया जाता है कि जो उनकी जरूरत है उससे अधिक उत्पादन हो और इसको बाजार में बेचा जाए, बाजार में बेचा जाए और बाजार से बेचकर फिर मुद्रा अर्जित किया जाए, ये इसका उद्देश्य होता है। और इसलिए कोई भी व्यक्ति अगर मान लिया जाए कृषि भी करता है, तो कृषि करता है तो सपोज दैट कि साल भर में उसका जो खर्च है वो अगर 1000 केजी अगर वो उसका खर्च है, तो 1000 केजी, जबकि ये जो है 20,000 केजी का उत्पादन करता है, तो 1000 केजी यानी 19,000 केजी जो बच गया इसको बाजार में बेचेगा, तो इससे मुद्रा आएगा जिससे वो दूसरी जरूरतें पूरी करेगी। यहाँ पर क्या है कि बचत नहीं होता है, बिल्कुल खाने पीने भर ही लोग उत्पादन करते हैं, ज्यादातर तो कंदमूल फल चुनते हैं और कृषि के माध्यम से, तो इसलिए ये खपत कंजम्पशन इकोनॉमी है, यानी सारा कंज्यूम कर जाता है। खपत अर्थव्यवस्था होने के कारण यहाँ बिल्कुल अधिशेष नहीं होता है, और अधिशेष नहीं होता है इसलिए इन लोगों के पास गरीबी होता है, बेरोजगारी होता है, क्योंकि उत्पादन अधिशेष नहीं है। और यही कारण है कि यहाँ पर बाजार भी, चूंकि अधिशेष होगा तभी तो बाजार का कंसेप्ट आएगा, तो अधिशेष नहीं होने के कारण बाजार नगण्य होता है, मुद्रा का भी प्रचलन बहुत कम होता है। तो ये कुल मिला के आप देखिए, कुल मिला के जो पैरामीटर्स थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से 9 हो गया, ये हो गया था 9वां पैरामीटर्स, ये 10 हो जाएगा, 10 ये 11, इसी तरह से 2 बढ़ जाएगा, 12 13 14 15, तो टोटल 15 पैरामीटर्स है। अगर 15 पॉइंट में से आपको 10-12 पॉइंट भी याद रह जाता है तो प्रश्न लिखने में काफी आसान होगा। तो एक बार फिर से इसको रिवीजन कर लेते हैं, फिर अंत में हम निष्कर्ष को देखेंगे। तो पहला है कि राज्य प्रभुसत्ता इधर विद्यमान होता है, इधर अनुपस्थित होता है। जनसंख्या को देखें तो पॉपुलेशन इधर अधिक होता है, इधर कम होता है, इधर पॉपुलेशन अधिक होता है और सघन होता है, जबकि यहाँ पर पॉपुलेशन कम और विरल होता है। उसी प्रकार केंद्रीय व्यक्ति में देखें तो इधर उपस्थित होता है, इधर अनुपस्थित होता है। फिर अगर कानून की बात करें तो इधर लिखित कानून होता है और इधर अलिखित और मौखिक होता है। फिर इसी प्रकार अगर हम राजनीतिक शक्ति की बात करें तो राजनीतिक शक्ति इधर विशेषीकृत होता है, यानी स्पेशलाइज्ड होता है, और यहाँ पर मिक्स्ड होता है, मिश्रित होता है। सार्वजनिक पदाधिकारी की बात करें, पब्लिक फंक्शनरी, तो इधर न्यायाधीश, पुलिस, प्रशासन और सेना होता है, और इधर खुद पीड़ित व्यक्ति जो अपने अपराध, उसके ऊपर हुए अपराधों का बदला लेता है। साक्ष्य के रूप में देखें तो इधर एविडेंस में इधर गवाह, सबूत, दस्तावेज, फिंगर प्रिंटिंग, पॉलीग्राफी, ब्रेन मैपिंग, नार्को टेस्ट इत्यादि होता है, और इधर कसम और अग्नि परीक्षा ही का ही मुख्य रोल होता है। सजा के रूप में अगर देखें तो इधर कैद, जुर्माना, फांसी, उम्र कैद, और इधर सामाजिक बहिष्कार सबसे बड़ा दंड होता है, भोज, क्षतिपूर्ति और जादू टोना। उसी प्रकार शक्तियों का प्रत्यायोजन को देखें, डेलीगेशन ऑफ पावर, तो इधर लागू होता है, इधर नहीं होता है। फिर इधर देखिए राज्य के तरफ
दीवानी और फौजदारी दो तरह का कानून होता है, इधर कोई भेद नहीं होता है। उसी प्रकार व्यवहार का नियंत्रण राज्य राजनीतिक प्रणाली में पुलिस, सेना, अदालत ये सब करती है, जबकि इधर व्यवहार का नियंत्रण जो है वो नातेदारी, परिवार और समाज के लोग करते हैं। अर्थव्यवस्था, यहाँ इधर बचत होता है जिसके कारण टैक्स दिया जाता है, वेतन के कारण कर्मचारी और अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, जबकि इधर जीविकोपार्जन अर्थव्यवस्था है होता है, इसलिए इधर कर्मचारी अधिकारी नहीं होते हैं, व्यक्ति को स्वयं काम करना पड़ता है। उत्पादन इधर जटिल होता है, इधर सरल होता है, जबकि विनिमय इधर सरल होता है और इधर जटिल होता है। और अगर खपत और बचत अर्थव्यवस्था की बात करें तो इधर बचत अर्थव्यवस्था, उत्पादन अधिशेष होता है और इधर बचत नहीं होता है और खपत होते हैं। तो ये कुल 15 पॉइंट्स हैं, 15 पॉइंट्स हैं। इसको आप इसमें से अगर आप 12 पॉइंट भी याद रख लेते हैं तो अच्छी ढंग से आप परीक्षा में लिख सकते हैं प्रश्न को, और इसे याद रखने में भी बहुत ज्यादा कठिनाई नहीं है, आप याद भी रख पाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस टॉपिक को भली भांति प्रकार से आप समझ गए होंगे। अब है क्या कि क्वेश्चन के अंत में निष्कर्ष लिखना है। खास करके इस तरह के अगर आप चार्ट वाला प्रश्न लिखते हैं तो चार्ट में निष्कर्ष देना जरूरी होता है, हर प्रश्न में निष्कर्ष देना जरूरी होता है। क्योंकि मुख्य परीक्षा में उत्तर लेखन में उत्तर को हम 3-4 भागों में बांट सकते हैं। जैसे एक तो आपका भूमिका हो गया, प्रारंभ में हम भूमिका लिखेंगे, फिर जो प्रश्न का है मुख्य भाग उसको लिखेंगे, उसके बाद फिर हम समीक्षा करेंगे और अंत में निष्कर्ष जरूर लिखेंगे। तो निष्कर्ष के तौर पर देखें तो अगर इसको निष्कर्ष में लिखना है, हालांकि हमने इसे 2 भागों में बांट दिया है दोनों तरफ दिखाने के लिए कि इधर जो है व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अवधारणा होती है, यानी कोई भी व्यक्ति कोई कृत्य किया है तो उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल होगा, व्यक्तिगत तौर पर पर्सनली वो रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक है। और यहाँ पर दंड भी औपचारिक दिया जाता है जो कि पहले से तय है, कानून की किताबों में लिखा हुआ है, और उसी प्रकार से जिस तरह के अपराध है उसी तरह से दंड भी निर्धारित है, तो वही दंड दिया जाता है। और यहाँ पर जो न्याय दिया जाता है वो कानून के द्वारा प्रदान किया गया न्याय है, जो कानून लिखित कानून होता है, जिसे कि बनाया गया है लोगों द्वारा, विशेषज्ञ लोगों द्वारा कानून का निर्माण किया गया है। देश की यहाँ भी हालांकि प्रथा, परंपरा, संस्कृति और जो सेम टाइम में कंटेम्परेरी समकालीन जगत में पूरी दुनिया में जिस प्रकार का जो चलन होता है उसके अनुसार से कानून बनता है, जैसे कि आईपीसी, सीआरपीसी, इंडिया का आईपीसी, सीआरपीसी, तो इस तरह से। और यहां पर देखते हैं राज्य राजनीतिक प्रणाली में जो सजा दिया जाता है अपराधी को, तो अपराधी को सजा इसलिए दिया जाता है कि उसमें सुधार हो, यानी सजा देने का मकसद जो होता है वो अपराधी को सुधारना होता है। परंतु अगर हम इधर देखें तो यहां पर जहां उधर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व की अवधारणा होता है, यहां पर सामूहिक उत्तरदायित्व की अवधारणा होती है। अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो अपराध सिर्फ वह व्यक्तिगत नहीं होता है बल्कि उसके परिवार वाले भी दोषी होते हैं। परिवार वालों पर यह आरोप लगता है कि उन्होंने बच्चे का ढंग से लालन पालन नहीं किया, या घर में उसको उसके व्यवहार का नियंत्रण नहीं किया, इसलिए समाज में बाहर आकर वो अपराध कर रहे हैं। तो यहाँ पर सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना है। यहाँ पर दंड भी अनौपचारिक होते हैं। अनौपचारिक दंड का मतलब है कि यहाँ पर कुछ निर्धारित नहीं है, जो पंचायत हुआ और पंचायत में जिस तरह का जनमत है, क्योंकि यहाँ जनमत का काफी प्रभाव होता है, जनमत के अनुसार से जो फैसला हुआ वो फैसला अपराधी को दिया जाता है। कभी कभी छोड़ भी दिया जाता है, कभी कभी जो अपराध की प्रकृति है उससे और अधिक कठोर दंड दिया जाता है, जैसा कि पूर्व में देखने को नहीं मिलता है। तो इस तरह से यहाँ अनौपचारिक दंड होता है, यानी कोई निर्धारित नहीं होता है और ना ही किसी कानून की किताब में लिखा होता है। उसके बाद इधर हमने देखा था कि कानून द्वारा प्रदान किया गया न्याय होता है, परंतु यहाँ पर क्या है कि नातेदारी द्वारा स्थापित, कैसे, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज और जो इसके धर्म संस्कृति होते हैं, धर्म संस्कृति के अनुरूप जो कानून, जो न्याय होता है वो दिया जाता है। यानी नातेदारी द्वारा स्थापित प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज, धर्म संस्कृति के अनुरूप ही न्याय दिया जाता है कि प्रथा परंपरा क्या कह रहा है। यहाँ पर कानून नहीं होता है बल्कि धर्म, प्रथा, परंपरा, रीति रिवाज ही कानून के रूप में होता है। और अगर उद्देश्य देखें, जो सजा देने का उद्देश्य है, तो सजा देने का यहाँ पर उद्देश्य को देखें तो यहाँ अपराधी से बदला लेना होता है, जबकि इधर हम क्या देखे थे कि अपराधी को सुधारना होता है। इसे इस प्रकार से दंड दिया जाता है और दंड के बाद भी उसे जब एक बार आरोप मुक्त हो गया, दंड मुक्त हो गया, तो फिर उसको जीवन जीने का
अवसर प्रदान किया जाता है। यहां पर अपराधी से बदला लेना उद्देश्य होता है, यानी अगर किसी व्यक्ति को किसी ने मार दिया तो इसे भी मारकर बदला लिया जाता है। तो एक तरफ जहां राज्य राजनीतिक प्रणाली में अपराधी को सुधारना उद्देश्य है, वहीं यहां पर अपराधी से बदला लेना, राज्य विहीन की तरफ अपराधी से बदला लेना यहां पर उद्देश्य है। तो इस प्रकार से ये जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो हमेशा हर एक साल बाद एक साल हमने, अगर आप समीक्षा करेंगे, ट्रेंड एनालिसिस करेंगे, तो यूपीएससी बीपीएससी सहित जो जहां भी एंथ्रोपोलॉजी ऑप्शनल रहता है उन स्टेट पीसीएस में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। तो इसको आप बेहतर तरीके से देख लें, कॉपी में राइट डाउन कर लें। हम इसका सिनॉप्सिस और जो मुख्य नोट्स है, डिटेल्ड नोट्स, उसको भी व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध करा देंगे, विद्यार्थी उसको अपनी कॉपी में उतार लेंगे। तो इस तरह से ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। तो हमें विश्वास है कि राज्य राजनीतिक प्रणाली और राज्य विहीन राजनीतिक प्रणाली के बीच हमने जो अंतर को समझाया, जो आपके सामने प्रस्तुत किया, उसे आप ना सिर्फ भली भांति समझ गए होंगे, आपके अंदर एक कंसेप्ट बिल्डिंग हुआ होगा, बल्कि इसे आप ये साइंटिफिक तरीका है, ये टेक्निकल अप्रोच है, जिसके कारण इसे आप सहज रूप से आसानी से याद भी रख पाएंगे। और पॉइंट वाइज है, अगर सारे पॉइंट को आप याद रख लिए तो एग्जाम में हम सब उन्हीं बातों को, सब जाने पहचानी बात है, कोई रॉकेट साइंस है नहीं, तो इसको आपको याद रहेगा और आप अच्छे ढंग से लिख पाएंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। एक बार पढ़िएगा, कॉपी में राइट डाउन कीजिएगा, लिखिएगा, नोट्स को भी पढ़िएगा, इजी वे में एक क्वेश्चन समझिए आपका तैयार हो गया। तो आज के क्लास को बस यही रहने देते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।